नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं महासंग्राम और महासंग्राम में आज हम बात करेंगे यूएपीए को लेकर जो कार्यवाही हुई है उस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो सामने आई हैं। महबूबा मुफ्ती की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई, उस पर आप देखिए उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी किस तरह से बात अपने सामने रखी गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए थोड़ा सा समझा दें कि आखिर यूएपीए जो कानून है वो किस तरह से है और उसके अधिकार क्या कुछ रहते हैं। तो सबसे पहले यूएपीए कानून के तहत यहाँ एनआईए के पास कार्रवाई करने की असीमित जो एक राइट है वो उसके पास है। उसके पास एक पावर है जिस पर वो पूरी तरह से कार्रवाई कर सकता है, और ये कानून किस तरह से अब कार्रवाई करेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल आप देखिए यूएपीए के तहत किस तरह से कश्मीर के अंदर युवकों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो उसके साथ साथ समझिए कि ये कानून एनआईए को अधिकार देता है कि वो आतंकी गतिविधियों में शक के आधार पर लोगों को उठा सकती है, उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। अगर किसी पर आपको शक है तो यूएपीए के तहत आप उसे गिरफ्तार भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ संगठनों को आतंकी संगठन घोषित कर उन पर कार्रवाई की जा सकती है। ये अधिकार यहाँ पर यूएपीए अपने पास रखता है। तो ये कठोर प्रावधान है, लेकिन किस तरह से कठोर है वो जरा समझ लीजिए, क्योंकि यूएपीए कानून के सेक्शन 43D(2) के तहत पुलिस हिरासत के समय को 2 गुना बढ़ा सकती है। यानी कि जिस तरह से 24 घंटे के बाद आपको लगातार 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में पेश करना है किसी यहाँ पर आरोपी को, लेकिन उसके तहत 30 दिन की पुलिस हिरासत मिल सकती है। तो ये यूएपीए के अंडर पूरी तरह से आपके पास पावर आ जाती है, और न्यायिक हिरासत 90 दिन तक हो सकती है। यानी 3 महीने तक आप अपने पास एक शख्स को रख सकते हैं पूछताछ के लिए, जबकि अन्य कानून के तहत हिरासत केवल 60 दिन की होती है। और उसके बाद आप देखिए इस अवधि को किस तरह से यहाँ पर बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, यूएपीए कानून के तहत केस दर्ज होने पर अग्रिम जमानत नहीं मिलती है, यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस ये हो जाता है। अगर आप बेल लेने की कोशिश करते हैं तो भी नहीं मिलती है। तो इतना ही नहीं, यूएपीए कानून के तहत केस दर्ज होने पर अग्रिम जमानत जब आपको नहीं मिलती है तो समझिए कि किस तरह से कार्रवाई यहाँ पर हो सकती है। और कश्मीर के अंदर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसमें 7 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है, और साथ ही आरोपी की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। तो आतंकियों पर लगातार ये कार्रवाई और शिकंजा तो कसा ही गया, लेकिन इस बीच में आपने देखा कि मैच खेला जाता है, और जब यहाँ पर मैच को लेकर ये पूरा विवाद बन जाता है, और जिसमें बार बार ये कहा गया था कि किस तरह से छात्रों के साथ मतभेद वहां पर हो जाता है, धमकियां देने की कोशिश होती है, मारपीट करने की कोशिश होती है, और उसी के तहत युवकों पर ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है यूएपीए एक्ट के तहत। लेकिन अब इस पर जिस तरह से कटाक्ष यहाँ विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। बीजेपी पार्टी से अभिजीत जसरोटिया हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी से नम्रता शर्मा है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से मुजफ्फर खान है हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और यासिर खान अपनी पार्टी से हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले अभिजीत, मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से विपक्षी पार्टियां लगातार कटाक्ष कर रही हैं, महबूबा मुफ्ती ने कड़े शब्दों में काफी तरीके से निंदा भी की है और आरोप भी कई तरह के लगाए हैं, उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी। देखिए, क्योंकि आज आपने पीडीपी के प्रवक्ता को बुलाया, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ खासकर महबूबा मुफ्ती साहिबा को आपके चैनल के थ्रू मैसेज देना चाहूँ कि जब आप सत्ता में थी और आपने बयान दिए थे दूध और टॉफ़ी लेने जाते हैं क्या आर्मी कैंपों में, ये दूध टॉफ़ी वाले ही हैं जो अब इस तरह की कर रही हैं, क्योंकि तब भी आपने नहीं समझाया ना किसी और ने कहा। थोड़ा सा यूएपीए की जब आप बात करते हैं तो यूएपीए के अंदर अगर आप जो सेक्शन 13 यूएपीए का, उसके अंदर वॉट एवर इज थ्रेट टू दी सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, वो बात की जाती है इसके अंदर। लेकिन मैं जो बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जो मेरी समझ में भी अभी तक नहीं आ रही है, वो बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच होता है। अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच के अंदर अगर आप पाकिस्तान के नारे लगाना शुरू कर दोगे और हिंदुस्तान के खिलाफ अगर बातें करना शुरू कर दोगे तो 148 करोड़ का ये मुल्क क्या उसे बर्दाश्त करेगा। और जहां आप ये एजुकेशन ले रहे हैं, उस इंस्टीट्यूट का जो सारा चलता है, जहां पर जो पैसा लग रहा है, वो उन्हें 148 करोड़ हिंदुस्तानियों ने अपने टैक्स से पैसा दिया हुआ है। वो किस तरह से बर्दाश्त करेंगे? हमारे टैक्स का पैसा देने के बाद कोई इसी हिंदुस्तान के खिलाफ बात करेगा? बाकी दूसरी बात है, उनको समझाने की जरूरत है या कुछ करने की जरूरत है, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि इसके अंदर इन नेताओं को अपनी सियासी रोटी सेकने का कहां से मतलब आ गया? वो क्यों अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं? हर एक पार्टी को न्योता दिया गया था, लेकिन अपनी अपनी बात रखने के लिए एक मंच आपको दिया जाता है। वो आपका मन है कि आप उस पर बात करना चाहते हैं या नहीं। आगे बढ़ जाऊंगी मैं मुजफ्फर जी के पास। मुजफ्फर जी, इस पर जवाब देना चाहेंगे? आशा जी, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी जो है 1967, इस एक्ट का जो मकसद है वो है टेररिस्ट के साथ डील करने के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंट्रोल करना,
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग को कंट्रोल करना जो बेसिक मुद्दा है। मंशा इस एक्ट का कभी भी ये नहीं था कि स्टूडेंट अगर किसी एक टीम की सपोर्ट करें या दूसरे टीम की मुखालफत करें या अपने मुल्क की टीम की अगर वो सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क की टीम की सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो उसके लिए अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी कभी भी सॉल्यूशन नहीं था और ना ही इसका ये मकसद था। अगर किसी कम्युनिटी के अंदर किसी भी स्टूडेंट ने कोई अपने किसी एक्ट से कोई मुनाफरत यानी नफरत जिसको आप हेटर्ड कहते हैं वो फैलाई है, उसके लिए इंडियन पिनल कोड में प्रोविजन है। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक बहुत ही सख्त कानून है, जिस कानून का इस्तेमाल बहुत कम जगहों के लिए एक्ट खुद कहता है। उसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट है। आपने शायद पढ़ा होगा या सुना होगा, पिछले दिन एक जजमेंट कोर्ट ने दी जिसमें उन्होंने कहा कि किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन का लिटरेचर अगर आपके पास है तो उसका अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस पर आप अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके लिए या तो आप किसी आर्म्ड स्ट्रगल के सपोर्टर हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन का आप हिस्सा हैं, तो तब आप पर अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी लगती है। मेरे लिटरेचर पर भी आप नहीं लगा सकते। बहुत सारी इसकी इंटरप्रिटेशंस आई हैं, लेकिन ये जो हुआ है मेरे हिसाब से बहैसियत एक स्टूडेंट ऑफ लॉ, मेरे जो फाजल दोस्त यहाँ बैठे हैं वो भी एक वकील है, बहैसियत एक स्टूडेंट ऑफ लॉ। बड़ी बार कहा कि मैं वकील नहीं हूं, पता नहीं मैं शक्ल से क्यों वकील नजर आता हूं। शक्ल से लगते हैं वकील नहीं हमारी तरह, आप हमारी बरादरी के शक्ल से लगते हैं। और मुजफ्फर जी, मैं आपको थोड़ा सा याद करा दूं कि जिस सेक्शन के तहत वो कार्रवाई हुई है, यूएपीए एक्ट जो लगाया गया है कश्मीर के अंदर, वो 505 लगाया गया है। किसी समुदाय के विरुद्ध अगर आप हिंसा के लिए भड़का रहे हैं, ये एक्ट लगाया गया है। उसके बाद 506 भी लगाया गया है धमकी देने के लिए। इस पर चर्चा अगर 505 और 506 है इंडियन पिनल कोड। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज की टोटल सेक्शन ही 50 कुछ हैं। 505 उसमें सेक्शन ही कोई नहीं। इंडियन पिनल कोड में जो है वो तो ठीक है, लेकिन जब आप अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी लगा देते हैं तो बार ऑफ बेल आ जाती है, वहां बेल कोई नहीं है अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी में। जिस तरह आपने शुरू में ही कहा कि अगर ऑर्डिनरी लॉ के अंदर है तो उसमें रिमांड के वक्त भी एंटिसिपेटरी बेल के लिए भी जा सकते हैं, रिमांड के वक्त जज कह सकता है, तो वो तमाम जितने राइट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। एक चीज का जवाब मुजफ्फर साहब, एक चीज का अगर आप सेक्शन 13 देखेंगे यूएपीए की, उसके अंदर व्हाट एवर इज द थ्रेट टू द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, तो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी में आप पाकिस्तान जैसे मुल्क के जब नारे लगेंगे, चले इसको बात को भी मैं यहां रहने देता हूं। मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक बात पूरी आपके गुलिस्तान के देखने वालों को बताना चाहता हूं कि एक चीज समझिए, आपने तो यहां पर नारे लगा दिए, आपने यहां पर अपने आप को बता दिया सब कुछ। अब यहां पर बाकी भी तो बच्चे हैं जो पैट्रियोटिक बच्चे हैं, जो जिनके जज्बे में हुबले वतनी है और हिंदुस्तान के लिए दिल धड़कता है। अब ये बेचारे बच्चे जब जाएंगे बाकी स्टेटों में पढ़ने के लिए, कोई जाएगा भोपाल में, कोई बेंगलोर में जाएगा, तो डोंट यू थिंक एवरीबॉडी विल पेंट विद द सेम ब्रश? कितना मुश्किल होगा इन बच्चों के लिए बाहर जाना। तो जब आप एक छोटी सी चीज को करते हैं, आपने तो कर लिया, आपने अपना एरिया देखकर बात कर ली, बाकी बच्चों के लिए आपने प्रॉब्लम क्रिएट की कि नहीं की? जरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीज को देखिए आप। नम्रता जी, देश प्रथम है और देश सबके लिए सर्वप्रथम होना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई भी देश के खिलाफ कोई गतिविधि ऐसी होती है तो जो भी लॉ शुड टेक इट्स कोर्स, और लॉ हैज टेकन इट्स कोर्स, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं अभिजीत जी को याद दिलाना चाहती हूँ कि इन्हीं के स्पीकर थे हमारी कानून के मंदिर के अंदर, और वहां पे एमएलए थे एनसी के, और नारे लगे थे हमारे एंटी इंडिया के खिलाफ और प्रो पाकिस्तानी, और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज भी मुझे लगता है कि पूरा जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरा वतन देख रहा था कि एक भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को कहने में कहती है कि हम हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और हमसे बड़ी राष्ट्रभक्त पार्टी कोई नहीं, वो उस वक्त चुप रही क्योंकि वो सत्ता में बने रहना चाहती थी। कश्मीर बेस्ड पार्टीज, चाहे वो एनसी हो चाहे पीडीपी हो, उनकी कोई मजबूरी रह सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर के नाप के तले उनको वहां से निष्कासित नहीं किया गया। आज भी एक प्रश्न चिन्ह है उनकी उस पर राष्ट्रभक्ति के ऊपर। देखिए, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, चले जो हुआ मैं मान गया आपकी बात, चले ये भी मान गया मैं आपकी बात, तो आप क्यों इंडिया अलायंस बना रहे हैं ऐसी पार्टी के साथ?
ऐसी पार्टियों क्यों इंडिया अलायंस में आपने रखा हुआ अपने साथ? अगर आपको इतनी रियलाइजेशन है कोई हमने गलती कर दी तो आप इनको क्यों उठा उठा कर घूम रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर? तो कम से कम अपनी कथनी और करनी के अंदर फर्क करिए। सही बात, जब हमें पता लगा हमें चीज का, जब हमें पता लगा, आज महबूबा मुफ्ती के साथ आपने सरकार बनाई थी जनाब। यासिर जी बात जब करती है ना, जब हमें पता लगा और हमने सब कुछ की, तो हम ही वो पार्टी है जब हमारे तिरंगे का अपमान किया था तो ठोकर मार के हमने सरकार छोड़ दी थी। हमें तो सत्ता का आपकी तरह लोभ नहीं है। देश सर्वप्रथम हमारे लिए ही है, आपके लिए गांधी परिवार सर्वप्रथम है, वो हम जानते हैं। 2008 में हमने सत्ता छोड़ी थी, आपने 2014 में, ठीक है, आपने 2018 में सत्ता। नम्रता जी सुन लीजिए अब, यासिर जी। देखिए, जो भी हुआ, अगर कंट्री के खिलाफ, नेशन के खिलाफ, सॉवरेनिटी को कोई भी थ्रेट करेगा तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो जो मामला जो है ये यूएपी का नहीं लग रहा है, बल्कि जो उन्होंने जिस तरह से नाराबाजी की है, स्लोगन्स लगाने की कोशिश की है, ये नॉर्मल जो हमारी इंडियन पेनल कोड है उसमें ऑफेंसेस जो है अवेलेबल है, उनके खिलाफ जो एप्रोप्राइट जो एक्शन बनता है वो करना चाहिए। अब जो बच्चों की एज है उनकी दिमागी हालत का भी जायजा लेना चाहिए। क्या किसी डिप्रेशन में उन्होंने नारे लगाए हैं? क्या वो किसी एंग्जाइटी का शिकार हैं? या कुछ लोगों ने उनको इंस्टिगेट किया? पीछे बिहाइंड कौन है? तो ये सारा मामला जो है वो इन्वेस्टिगेट करके प्रॉपर उनका जो है इलाज करवाना चाहिए, रिहेबिलिटेट करना चाहिए। तो यूएपी में तो ये आता नहीं। मानसिक जो एक तनाव है वो हो सकता है, या मानसिक जो स्थिति है वो एक बार चेक कराने की जरूरत है। यासिर जी, ऐसा है कि देखिए 18 साल की उम्र के बाद जब आप बीबीएससी जैसे कोर्स में जहां पर इतने सारे लोग एग्जाम देते हैं, उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो मुझे लगता है दिमागी संतुलन आपका तो बढ़िया ही होगा। अगर दिमागी संतुलन में थोड़ी भी प्रॉब्लम हो तो ना तो ये आप एग्जाम क्वालिफाई कर सको ना आगे पढ़ सको। बात इसके अंदर सिंपल सी एक आती है कि मैंने जो पहले भी कहा कि 148 करोड़ के लोगों के टैक्स के साथ जब आप पढ़ रहे हो, उन लोगों के जज्बात को आपको हाथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देश जो है वो केवल उन्हीं का नहीं है, ये देश पूरे के पूरे लोगों का है। उन लोगों के आप जब आप ऐसे बयान दोगे और ऐसी बात करोगे तो बताए पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई और ऐसा कोई एक भी इंसिडेंस नजर आया आपको? और उनके खिलाफ जो एफआईआर लॉन्च कर रहा है वो लड़का पंजाब से आता है। पंजाब में भी कहीं ना कहीं 2-3% के ऐसे सेंटीमेंट्स पाए जाते हैं जो इस तरह की बात करते हैं, लेकिन वो देखिए वहां से आया हुआ जो लड़का है वो उनके खिलाफ लॉन्च करता है। मैं इसमें जाना ही नहीं चाहता किसने किसके खिलाफ की, मैं एक आइडियोलॉजी की बात करना चाहता हूं। और मेरी दिक्कत उन नेताओं की है जो इसके अंदर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। बाकी तो जो है अगर उनको समझाना है तो समझाना चाहिए ऐसे बच्चों को कि सियासी रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है। अभिजीत जी जो कह रहे हैं कि सियासी रोटियां हमारी, ऐसा कोई ना तो मंशा है कि कोई सियासत इसमें होगी और ना ही किसी को सियासी कोई फायदा पहुंचने वाला है। स्टूडेंट लाइफ में ये चीजें, इसको हम कहते हैं यूथफुल एक्सुबेरेंस। ये सोच भी बदलती रहती है, और अगर उन बच्चों की कोई ऐसी सोच है भी तो उसका इलाज अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी 1967 नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भी, या कोई जो अपने आप को अल्ट्रा नेशनलिस्ट कहते हैं ना, नेशनलिस्ट तो यहाँ हिंदुस्तान में सब नेशनलिस्ट हैं, लेकिन एक नई ब्रीड जो है वो तैयार हुई है, नई क्लास जो अपने आप को अल्ट्रा नेशनलिस्ट भी कहते हैं, वो भी इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि कभी अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी का मंशा या मकसद स्टूडेंट्स के ऊपर उनकी स्लोगेनरिंग पे या उनकी होटिंग पे या उनके किसी लाइकिंग पे, किसी एक पर्टिकुलर टीम की लाइकिंग पे अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी उसको लगा के उसको आप परमानेंटली बंद कर दो, ये कोई भी जस्टिफाई नहीं करेगा। मुजफ्फर साहब देखिए, सबसे पहले भाई कोई आप कोई एक से मुजफ्फर साहब में एक यूनिवर्सिटी को नहीं चला रहे हो, यूनिवर्सिटी पूरी कौम की चीज है और वाकई पूरे मुल्क का, इसमें मुल्क को सिर्फ आप अपनी बीजेपी तक क्यों महदूद करते हैं कि बीजेपी है? मुजफ्फर साहब, मुल्क जो है इसका नाम है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों से बनता है। एक ऐसा नापाक मुल्क जिसके कारण हमारे फौजियों को शहादत देना पड़ती है, जिससे सबसे ज्यादा ही कश्मीर का। आप सुन लीजिए ना मुजफ्फर साहब, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने, आप जरूर कहिएगा, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दें, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दें, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दें। देखें, एक ऐसा मुल्क जिसने सबसे ज्यादा अगर लहू किसी का बहाया, खून खराबा किया, वो कश्मीरियों का ही किया है। ऐसे मुल्क के फेवर में नारे लगाने और अपने हिंदुस्तान के खिलाफ बात करना बेसिकली क्या है मुजफ्फर साहब? आपको अपनी आइडियोलॉजी बदलना पड़ेगी। आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी कुछ इस तरह की, तभी आप सपोर्ट कर रहे हो। अभी आप देख लीजिए, वो आपकी पार्टी का, आपकी पार्टी का, एक मिनट, मैं सिर्फ 1 मिनट और दूंगा, मैं मुजफ्फर साहब ज्यादा नहीं, 1 मिनट मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा आपसे, जनाब 1 मिनट लूंगा अभी मैं आपसे। मुझे एक चीज का जवाब दीजिएगा। अभी आपकी पार्टी का एक दानिश भट्ट है,
उसने जो अभी कहा कि हमने डोगरों को यहां से घसीट कर निकाला, खैर आज तो उसने माफी भी मांग ली सबके सामने। ये आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी के अंदर है, डोगरों के खिलाफ बोलना, डोगरों के खिलाफ बात करना। अरे डोगरे वो शूरवीर थे जिन्होंने हिंदुस्तान की सरहदें गिलगित बल्तिस्तान तक पहुंचाई थी, और जब हम पहुंचा रहे थे तब ये दानिश भट्ट जैसे लोग घर पे दुम दबाकर बैठे हुए थे। तो कभी डोगरों के खिलाफ बोलते हैं, कभी आप किसी और चीज को सपोर्ट करते हैं। आपकी आइडियोलॉजी भली भांति समझ रहे हैं। आइडियोलॉजी पर बात हो रही है। नम्रता जी, मैंने जैसे पहले ही कहा कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। इसमें ना ये कोई सियासी मुद्दा नहीं है और इस पे सियासत होनी भी नहीं चाहिए, और मुझे नहीं लगता इस पे सियासत की जरूरत है। भारत सबका देश है और हम सब भारतीय हैं और भारत सबके लिए सर्वप्रथम होना चाहिए, ये बात सबको समझ आनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें देखना चाहिए, इसमें बीजेपी भी ये ना सोचे ये जो हो रहा है देश के खिलाफ बोलने वाली एक्टिविटी हो रही है, इसमें बीजेपी और उसकी पार्टी है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपना कोई रिवेंज लेने के लिए कर रही है। हमेशा से ये लगना चाहिए कि भारत प्रथम है, वो सबके लिए प्रथम है, वो कोई भी पार्टी हो। मैंने पहले ही कहा कि बाकी पार्टीज की कोई मजबूरी रह सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे देश की पार्टी है और इस देश को बनाने में जो उसका योगदान है, उनको राष्ट्रभक्ति किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। 1967 यूएपीए एक्ट कांग्रेस ने लाया है, कांग्रेस ने बनाया होगा। अब अगर आज कांग्रेस को ही दिक्कत है यूएपीए से, तो कांग्रेस लिखकर दीजिए हमें यूएपीए नहीं चाहिए, तो इसको निकाल दिया जाएगा। आप अपने ही लाए हुए एक्ट के ऊपर अगर आप शक करते हैं या अपनी देशभक्ति के ऊपर आपको शक है, तो मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। मैंने कहा एक लफ्ज भी, आप कहां से आपको ये लगा और किसने ये कैसे परसीव किया? अभिजीत जी, कौन सी जगह से परसीव करते हैं आप ये चीजें? मुझे समझ ही नहीं आती। बात को ट्विस्ट करके कहीं से कहीं ले जाते हैं। मैंने कब कहा कि यूएपीए एक्ट नहीं होना चाहिए? मैंने कब कहा कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाना चाहिए? मैंने कहा कि हर चीज में ये नहीं लगना चाहिए कहीं भी कि कोई किसी सियासत का शिकार हो रहा है। चलिए वहां पे जो भी है लॉ अपना काम करेगा। मेरी पहली स्टेटमेंट थी कि लॉ विल टेक लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी, कितना जायज था इस तरह से बयानबाजी? क्योंकि अगर देश के खिलाफ आप किसी भी एक्टिविटी में भाग लेते हैं तो जाहिर तौर पर कार्रवाई होना लाजमी है। आशा जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो सॉवरेनिटी को चैलेंज करे, इंटीग्रिटी को चैलेंज करे, जो भी मुल्क का कानून है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे डेथ पेनल्टी है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है, व्हाटसोएवर। लेकिन इस वक्त एक चीज समझनी पड़ेगी कि राजनीति का दौर चल रहा है, क्योंकि अगले साल जो है हो सकता है कि कोई असेंबली इलेक्शन हो, लोकल बॉडीज हो, चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन भी हो सकता है आने वाला है। तो इस तरह का जो माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है, ये फायदा किसको पहुंचेगा और किसको फायदा पहुंचाना चाहता है? तो अगर जहां पर भी इस तरह के एंटी नेशनल एलिमेंट या एंटी सोशल एलिमेंट कुछ करते हैं, तो उनकी अगर सही इंडिपेंडेंट उनको इंक्वायर किया जाए कि ये भाई साहब आज तक तो कुछ नहीं हो रहा था, अब अचानक से ऑल ऑफ सडन ये चीजें कहां से आ रही हैं, बर्स्ट कहां से हो रही हैं, तो ये सियासत का एक हिस्सा भी हो सकता है। चुनावों को लेकर वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सियासत भी हो सकती है। देखिए, हो सकती है, कुछ पार्टियों ने अपने वोट बैंक के लिए सियासत भी की हो, मैं उसमें कोई दोहराय नहीं रखता हूं। लेकिन बात ये आती है, जब देश की बात आती है तो देश सर्वप्रथम होना चाहिए। देश के खिलाफ के जब कोई बात की जाती है, फिर हमें समय नहीं देखना कि चुनाव का समय है कि नहीं है। जब भी देश की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के खिलाफ होगी तो उसके खिलाफ जरूर एक्शन होना चाहिए, सबसे पहली बात। लेकिन मैं इसके साथ एक चीज कहना चाहता हूं, जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मैंने पहले भी कही है, आज कश्मीर के जितने बाकी स्टूडेंट्स हैं, दायित्व उनका बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस हरकत के कारण सभी स्टूडेंट्स को दे हैव पेंटेड विद द सेम ब्रश। आज उनको मुश्किल होने वाली आने वाले समय में, तो उन्हीं को चाहिए कि इनके खिलाफ वो आवाज उठाएं कि इस तरह की एक्टिविटी दोबारा ना हो। हम जहां तक खाते हैं, राष्ट्रगीत को लेकर भी कई बार इस तरह से घटनाएं देखी गई है, बैठा जाता है, बीच में हिलते डुलते लोग आपको दिखेंगे। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना बहुत लाजमी है। मुजफ्फर जी, यार इसके लिए भी एक अलग परसेप्शन है और कानून इसके लिए इजाजत नहीं देता है कि कोई अगर बैठ जाता है तो वो डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है। और ये शायद आपको मैं बता दूं कि नेशनल एंथम केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट तक गया, जिसमें बच्चों ने गाने से इनकार किया था केरला में कि भाई इसमें हमारा जो जोहवा गार्ड है वो परमिट नहीं करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई आदमी अगर साइलेंट रहता है और नहीं इसको पढ़ता है तो उसकी आज़ादी है, इससे कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ना तो नेशनल फ्लैग को कोई डिसरिस्पेक्ट है और ना ही इससे नेशनल एंथम को कोई डिसरिस्पेक्ट है। हर में उस एडवोकेट भी हैं आप सुप्रीम कोर्ट के और बेहतर तरीके से कानून के जानकार भी,
तो बताइए फिर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी कश्मीर के अंदर जो इस कार्रवाई वक्त ये सारी उसके चीजें लिए हुई? आशा जी, उसके लिए इंडियन पिनल कोड में प्रोविजन है। अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि जिससे कम्युनिटीज के दरमियान कोई नफरत फैलती है तो उसके लिए इंडियन पिनल कोड बना है। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी उसके लिए नहीं है। अगर किसी ने स्लोगैनरिंग भी की है तो आप उसको एंटी नेशनल नहीं कह सकते हैं, आप उसको टेररिस्ट नहीं कह सकते हैं। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी टेररिस्ट एक्ट के लिए है। टेररिस्ट एक्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये टेररिस्ट एक्ट है? देखिए, वो तो कानूनी मापदंड तो कानून जिन्होंने लगाना है वही देखेंगे इसके अंदर क्यों किया, और देश में कानून सबसे ऊपर है। कानून की नजरों से जो होगा, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, वो तो बात मैं समझ सकता हूं। लेकिन सेक्शन 13 की मैंने आपसे बात की थी, उसके अंदर क्या बात थी? सेक्शन 13 के अंदर क्या कहीं पर टेररिस्ट वर्ड यूज हुआ है? क्या कहीं पर और चीज वर्ड? वहां पर एक ही चीज है, थ्रेट टू द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। वहां पर तो कहीं ये वर्ड नहीं है। यहाँ कहा गया अब एनीबडी कैन बी थ्रेट टू द नेशन, एनीबडी कैन। मेरे को ये दिए हुए बयान अगर मेरे देश के खिलाफ जाते हैं तो वो तो गलत होगा। मैं फिर भी इस चीज को ये नहीं कहता। मैं कहता हूँ ठीक है, अगर उनकी काउंसलिंग हो, उन्हें समझाया जाए, उनकी अगर काउंसलिंग हो, उन्हें समझाया जाए। लेकिन बात ये आती है, हुबले वतनी का जज्बा ना यहाँ से आना चाहिए। यहाँ से आपने कहा कुछ लोग बैठ जाते हैं नेशनल एंथम सुन के, मुझे समझ नहीं आता कि कैसे बैठ जाते हैं। कार्रवाई अगर एक शख्स पर होती है तो 10 लोग उसे दोबारा से करने के लिए 100 बार सोचेंगे। ऐसा पिछले 5-7 सालों में हमने बहुत बार देखा है कि इससे ज्यादा सख्ती अब कुछ नहीं हो सकती है। मेरे ख्याल में आखिरी हद भी सरकार ने क्रॉस कर दी है। जिस तरह से रैम्पेंट पीएसए और अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में हुआ है, अगर पूरे मुल्क का आप मायना करेंगे, डाटा लेंगे, तो जितने पूरे मुल्क बाकी में केसेस नहीं होंगे पीएसए के, प्रिवेंटिव डिटेंशन के और अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी के, उतने केसेस सिर्फ जम्मू और कश्मीर में लगे हैं। उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इससे आप लोगों के दिलों को नहीं जीत सकते, बानिस्बत उसके कि अगर उन बच्चों की आप काउंसलिंग करते, उनको ये कहते कि नहीं ये मुल्क आपका है, हमारा है, जितना हमारा है उतना आपका भी है, तो उनको शायद इस चीज का एहसास होगा। लेकिन इससे आप नफरत फैला रहे हैं, मुजफ्फर इससे साहब, आप लोगों को ये कह रहे हैं कि ये मुल्क आपका नहीं है, सिर्फ हमारा है, मुजफ्फर साहब, जबकि ये मुल्क सबका है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, जिस दिल के अंदर पाकिस्तान धड़कता हो ना, ऐसे दिल को मुझे जीतने की जरूरत बिल्कुल नहीं। जिस दिल के अंदर तिरंगा और हिंदुस्तान धड़कता हो, ऐसे दिलों के लिए मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूं। लेकिन जिस दिल के अंदर पाकिस्तान के लिए जज्बा हो और पाकिस्तान जिंदाबाद जो दिल बोलेगा ना, ऐसे दिल को उठाकर सीधा इस्लामाबाद पहुंचा देना। चलिए, Anybody challenging integrity and sovereignty should be punished। उसमें आप हर बात में पाकिस्तान को क्यों ले आते हैं? जनाब, नारे किसके लगाए गए? नारे पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाए गए। क्या बात करते हो? किसका नाम लूं मैं? किसका? और मैं किसका? चीन का नाम लूं या मैं अफगानिस्तान का नाम? जब नारे पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाए गए तो मैं तो वही बात करूंगा ना। मैं चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, पाकिस्तान बीच में कहा गया, उसको तो पाकिस्तान को तो पीट पटा के हमने कब से निकाल दिया वर्ल्ड कप से बाहर, उसका कहाँ से नाम बीच में आ गया? मुझे ये समझाएं। मैं तो कभी लेते ही नहीं बीजेपी। अरे जनाब, चाइना से तो दोस्ती है। ठीक है मुजफ्फर जी, यासिर जी। जो सोटिया भाई जो है उनको याद रखना चाहिए कि उनके लिए रिमाइंड करवा रहा हूं उनको, और खुद भी हमें याद रखना चाहिए कि वाजपेयी साहब ने ही कश्मीर में हालात में एक हीलिंग टच देकर यू टर्न किया था। जब 500-600 लोगों की तादाद में जब लोग नारा लगाते थे, आज 2-3 लोग हैं, तो हीलिंग टच से उन्होंने कश्मीर के लोगों का दिल जीता था। और इसी तरह से जब मोदी साहब बात करते हैं मन की बात, तो वो कोशिश करते हैं कनेक्ट करने की। तो मुझे लगता है हमें एग्रेशन के बजाय उनका इलाज करना चाहिए, उन लोगों का ज़हनी इलाज करना चाहिए। क्योंकि जो मैंने आपको पहले भी कहा कि कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, पॉसिबल है 0.1, बट ये है कि अगर हम थोड़ा सा वाजपेयी साहब का जो एजेंडा था, उस एजेंडे को हमने आगे कंटिन्यू करना चाहिए। वाजपेयी जी के एजेंडे को लेकर वो बात करें अभिजीत। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं यासिर भाई, और सभी मैं बाकी के भी अपने पैनलिस्ट को बताना चाहता हूं, याद रखिएगा किसी भी समाज के अंदर ना जो गलत लोग होते हैं वो 1 से 2% ही होते हैं। 99% कश्मीरी पैट्रियोटिक और हुबले वतनी के लिए हिंदुस्तान यहां से निकलता है। लेकिन वो 1% जब 99% के ऊपर भारी पड़ जाता है, तब 87 जैसा और 99 जैसा काम होता है। तो इसीलिए दायित्व बाकी के 99% लोगों का बनता है कि इन 1% लोगों को वही चुप करा देना चाहिए जहां वो उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ। मुजफ्फर जी, ये 1-2% जो है, इससे लड़ते लड़ते आपको बहुत अरसा गुजर गया।
लेकिन ये 1-2% जो हैं ये अभी भी खत्म नहीं हुए आपके। अब वो 1-2% कौन से लोग हैं ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन या बीजेपी रूलिंग पार्टी ही बता सकती है। हमारे नजदीक ये जो लोग भी हैं ये भी हिंदुस्तानी हैं, यहाँ के सिटीजन हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी लगाना कभी भी जायज नहीं हो सकता। सिटीजन हैं, यहीं के रहने वाले हैं, उन पर इस तरह से अनलॉफुल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए थी। मुजफ्फर साहब, दिक्कत इसकी नहीं है, दिक्कत मुझे सिर्फ एक ही चीज की है, जब ऐसे लीडर जो जब सत्ता में होते हैं तब दूध टॉफी देने लग पड़ते हैं, जब सत्ता से बाहर होते हैं तो इसी का इशू बना लेते हैं। जब इन्हीं स्टूडेंट्स के ऊपर जब सियासत हो जाती है वो दिक्कत की बात है। आप दिक्कत पर कोई इशू नहीं बना रहा। नहीं, हम कहते हैं कि आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, जो उन्होंने जुर्म किया उसको सजा भी दे दें उनको जी, लेकिन अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी में उनको बंद मत करें, इतना जुल्म मत करें। हम ये कहते हैं, ये जो हम ये नहीं कहते कि अगर उन्होंने गलती साहब ये जो एक मिनट के लिए बस यूएपीए जो लगाया, छोड़िए उनको, मुजफ्फर साहब जो सजा बनती है दे दीजिए। यूएपीए मुजफ्फर साहब ना तो जनाब भारतीय जनता पार्टी अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी नहीं जनाब, ना तो ये भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है ना आपने लगाया, भारतीय जनता पार्टी लगाया है जिन्होंने देखा है, एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाया है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन किसी कानून से चलती है, तालिबान तो है नहीं। जी, जम्मू कश्मीर में आज की डेट में पत्ता नहीं हिलता, बीजेपी की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। जब तक कि दिल्ली से बीजेपी सरकार पत्ता नहीं हिलाएगी नहीं हिलता है जनाब। ये वो आप शायद 87 की बात कर रहे होंगे जब आपके मर्जी से यहाँ नतीजे बदल दिए जाते थे। वो उस समय को गए हुए 30 साल हो गया जनाब, वो चले गए। आपके बोलिए मुजफ्फर साहब 30 साल निकल गए जब पत्ते आपकी मर्जी से हिला करते थे, अब पत्ता तो हवा आने पे हिलती है। अभिजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और यासिर जी आपका भी, और मुजफ्फर जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल यूएपीए एक्ट को लेकर बात हो रही थी जिसमें विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि यूएपीए एक्ट लगाने की जरूरत नहीं थी, सख्त कार्रवाई हो सकती थी, आईपीसी के तहत ये कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये कहा गया है कि प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, अपने तरीके से कार्रवाई की गई है, और जाहिर तौर पर आप देखिए किस तरह से कार्रवाई जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है। अब देखना ही होगा कि इस पर आगे आने वाले समय में किस तरह से माहौल जो है वो बनता है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।